Hello everyone. So I am Varun Prikha and I'll be taking your polity, governance and IR component for your UPSC preparation. And in this particular video, we will be looking into the syllabus associated with the polity governance component. तो अब हम देखेंगे कि पॉलिटी के अंदर क्या आपका सिलेबस है एंड व्हाट शुड बी द वे आउट टू प्रिपेयर योर पॉलिटी। किन चीजों का हमें ख्याल रखना है अपनी प्रिपरेशन के अंदर, कैसे आपको प्रोसीड करना है अपनी प्रिपरेशन में। सो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट हाउ यू विल बी गोइंग अहेड विद योर पॉलिटी गवर्नेंस कंपोनेंट। बट बिफोर मूविंग अहेड टू दैट पार्ट, लेट्स फर्स्ट डू सम एनालिसिस पार्ट हियर। कुछ एनालाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है आपके प्रीलिम्स और मेंस के अंदर, एंड हाउ प्रीलिम्स इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम योर मेंस। सो एज देयर विल बी सम डिफरेंस, योर अप्रोच शुड आल्सो बी डिफरेंट. So these things should be looked into while preparing. Now here is some analysis that is there in front of you. Number of questions that UPSC did ask in last 10 odd years. 2023 में जो पैटर्न यूपीएससी ने फॉलो किया है, there were somewhere around 16 questions, and out of 16, 6 questions were quite easy, 6 questions were moderate, and 4 questions they will fall in the category of difficult. So ऐसा कुछ मिक्स रहा है, और आप ये भी देख सकते हैं कि कभी यूपीएससी कम सवाल करता है, कभी ज्यादा सवाल करता है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम इसको कंपेयर करें, 14 क्वेश्चंस यूपीएससी विल डेफिनेटली आस्क in your prelims exam. Now 14 is really a big number, it is a very decisive number, and it can assure whether you are going ahead with your mains or not. तो अगर आपका पॉलिटी पे कमांड अच्छा है, आपके प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी कि आप अपना मेंस लिखेंगे. UPSC has some favorite areas as well. How do we get to know about these favorite areas? Basically, with our analysis, you can easily find out that over the years, questions on these particular topics are repeating again and again. काफी कुछ रिपीट भी होता है, कुछ ट्रेंड्स रिपीट होते हैं, कुछ डोमेन्स रिपीट होती हैं, पर्टिकुलर एरिया जहां से यूपीएससी सवाल करता ही करता है, पर्टिकुलर टॉपिक जहां से सवाल करता ही करता है. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज विच आर क्वाइट फेवरेट फॉर यूपीएससी, एंड दे रेगुलरली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर डोमेन्स. मतलब हमें इन पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर काफी अच्छे से काम करना है, एंड वी नीड टू डेवलप स्ट्रेंथ स्पेसिफिकली इन दीज डोमेन्स. ऐसा कुछ नहीं है कि भी सिर्फ सवाल इसी से ही आएगा, ये सिर्फ एक हमारा प्रोजेक्शन है कि भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इधर. देन इफ यू मूव अहेड, सो ये है आपका मेंस का डोमेन. मेंस, दैट इज योर जीएस पेपर 2. मेजर कंपोनेंट विल बी ऑफ इंडियन पॉलिटी. गवर्नेंस कैन वेरी अकॉर्डिंगली. कभी पॉलिटी 40% होगा तो गवर्नेंस 40% होगा. कभी पॉलिटी के क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं, इट कैन गो अप टू 60%. नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम गवर्नेंस कैन गो डाउन. एट सम टाइम पॉलिटी से 50% क्वेश्चन आएंगे, गवर्नेंस से 50% क्वेश्चन आएंगे. एंड मेजरली योर इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी, it will have a coverage of 20% of the questions. 20% यहां से भी आ जाते हैं. और मेंस का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव है, अप्रोच स्लाइटली हमें डिफरेंट चाहिए, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट आउटलुक आपको उसके लिए चाहिए होता है. नाउ लेट्स लुक इनटू दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट. ये प्रीलिम्स का सिलेबस यूपीएससी जो वेबसाइट है वहां पे मिलता है, एंड दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स आर मेंशन्ड. Only 3-4 things will be mentioned there, but syllabus is not confined to just these components. Indian polity, governance and constitution. There is a famous book that we know. So you will be referring to Lakshmikant book here. You will carry out your preparation from this particular part. Along with this, there are NCERTs that you have to cover. आपको अलग अलग क्लासेस की NCERT भी कवर करनी होगी. कुछ पर्टिकुलर एनसीईआरटीज के अंदर टॉपिक्स रिपीट भी होंगे. सपोज यू आर कवरिंग सर्टेन टॉपिक इन से क्लास 7th एनसीईआरटी, you will find that topic again in class 11th NCERT as well. So repetition can be there. Now it is suggested to students कि आप उन topics को एक जगह से पढ़ लें.
अगर आप फेडरलिज्म जैसा टॉपिक उठा रहे हैं तो यू कैन एटलीस्ट कवर इट फ्रॉम वन बुक. सो इफ इट इज देयर इन क्लास 8th, cover it from there. Then in class 11th, if it is repeating, you can skip that. Or what you can do is, दोनों के ही कंटेंट को साथ मिला के क्लब करके you can cover that particular topic, you can prepare that particular topic. कि भी क्लास 8th के अंदर से भी जो कंटेंट है वो हमने पढ़ लिया, क्लास 11th की बुक में जो कंटेंट है वो हमने पढ़ लिया, दोनों को एक तरीके से कॉम्प्रीहेंड करके आप अपना टॉपिक प्रिपेयर करेंगे. सो दिस इज द वे आउट. नाउ there are few things that you have to understand, that how paper pattern has changed, because 2023 prelims, it was a prelims with some differences. What was the difference in that? That this time UPSC focused on current affairs as well. कि बात यहां पे सिर्फ आपके लक्ष्मीकांत तक या एनसीईआरटी तक उन्होंने लिमिटेड नहीं रखी है, बिकॉज दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट वर देयर इन न्यूज, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दोज एरियाज एज वेल. कुछ एक ऐसे लॉज थे जो करंट अफेयर्स के डोमेन से यूपीएससी ने उठाए. फॉर एग्जाम्पल, Prevention of Terrorism Act. Now, normally you won't find Prevention of Terrorism Act related information in these particular books. But question was there. That was the category of a difficult question. बिल्कुल वो difficult question था, सवाल इस तरीके से frame किया गया. Assertion reasoning type questions UPSC has started asking. So this has been a slight, you can say, move away from the normal pattern that UPSC used to have. बट दैट डजंट मीन कि पूरा का पूरा ही असर्शन रीजनिंग आया है. नहीं, नॉर्मल क्वेश्चंस जो पहले यूपीएससी के आते थे लक्ष्मीकांत में से, देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एरियाज एज वेल. वहां से भी सवाल यूपीएससी ने किए हैं. तो ये ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस और मेंशन अनदर टॉपिक वेयर यू कैन से यूपीएससी डिड टच्ड अपॉन. इट वाज एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट वो न्यूज में रहा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूपीएससी ने वहां पे आपसे प्रीलिम्स में पूछ ली है. सो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी होगी. नाउ लक्ष्मीकांत तो हम कवर करेंगे ही करेंगे. अलोंग विद दैट योर फोकस शुड आल्सो इंक्लूड द करंट अफेयर्स और द करंट न्यूज इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन. कुछ कानून जो न्यूज में रहे हैं आपको वो अच्छे से कवर करने हैं, वो हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है. इफ वी डोंट, यू कैन से, मेंड आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और आप पुरानी स्ट्रेटजी से ही आगे बढ़ते रहेंगे, देन थिंग्स विल बी डिफिकल्ट, बिकॉज पेपर बहुत डायनेमिक हो गया है एंड दे आर आस्किंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर फॉर इट. सो दिस इज वन थिंग. देन फॉर योर मेंस कंपोनेंट, सब्जेक्टिव आपका यहां पे एग्जाम होगा जीएस पेपर 2. मेंस के अंदर कुछ एरियाज आपके लक्ष्मीकांत से एड्रेस हो जाएंगे, बट this particular book is inadequate. आप completely लक्ष्मीकांत के ऊपर rely नहीं कर सकते हैं. Along with that, there are additional sources that should be known to you. Class notes, definitely it will be there with you. We will be discussing about different topics, different issues associated, how you can move forward, उस problem को दूर कैसे करना है, वो सारी बात आपको क्लास में हम डिस्कशन के अंदर कराएंगे. Then there are multiple news articles, editorials that will be there. आप द हिंदू भी रेफर कर सकते हैं. You can also refer to Indian Express, because regularly these particular topics will be there. Those editorials are quite informative. They will provide us quite factual information that we will be using in our answers. एक आउटलुक आपको मिलती है जो आप अपने अंदर डेवलप करते हैं और वहां से आप अपना अपना आंसर बनाएंगे. तो एडिटोरियल जरूर हमें कवर करना होगा. देन सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट्स. नाउ देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स दैट आर देयर. फॉर योर जीएस पेपर 2, it is not required that you have to cover all those reports, but specifically there are reports, say, on local bodies.
सो वी हैव अर्बन लोकल बॉडीज, रूरल लोकल बॉडीज, उनके ऊपर सवाल किया जाएगा। मतलब रूरल लोकल बॉडीज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज में आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, उनसे रिलेटेड हमारी पूरी रिपोर्ट्स हैं। एंड दिस सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इट्स अ गवर्नमेंट सोर्स। ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है जो आप अपने आंसर में भी रेफर कर सकते हैं। रिकमेंडेशंस आती हैं सेकंड एआरसी की, जो हम अपने आंसर में यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया गया है। सो इफ यू आर रीडिंग दीज पर्टिकुलर रिपोर्ट्स, यू विल गेट एन इनसाइट अबाउट द इश्यूज दैट आर देयर विद इन आवर सिस्टम। सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर भी रिपोर्ट अवेलेबल है, एथिक्स के ऊपर रिपोर्ट अवेलेबल है, यू कैन से ई गवर्नेंस, उसके ऊपर रिपोर्ट अवेलेबल है। देन देयर इज अ रिपोर्ट ऑन आरटीआई, ट्रांसपेरेंसी। सो देयर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स दैट आर देयर एंड यू हैव टू रेफर टू दोज पर्टिकुलर रिपोर्ट्स। उससे आपके मेंस की आंसर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। नॉट ओनली दिस, you have to understand one more thing here. While we will be picking up these particular subjects, GS paper 1, history, geography, the requirement of that exam is different. उस सब्जेक्ट की जो vocabulary है, vocabulary मतलब terms, references, language, that is going to be different. In the same way, GS paper 2, polity governance, जो terms use होती हैं, जो vocabulary आप यूज करते हो, वो यहां पर डिफरेंट हो जाती है। जीएस पेपर 3, इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स आएंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी। साइंस एंड टेक होगा उसमें, तो थोड़ी साइंटिफिक टर्म्स भी आ सकती हैं। we'll get an idea about those terminologies, those vocabulary component by reading out these particular reports. And you can develop the same vocab while reading the newspaper editorials and the classroom notes as well. So ये इस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। वोकेबलरी आपको अपने आंसर में अच्छी टर्मिनोलॉजी यूज करनी होगी, सो दैट आपका आंसर काफी इफेक्टिव नजर आए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वन पार्ट, प्रेजेंटेशन स्किल, they are also the critical component for clearing this particular exam. Now, along with this here, now let's look into the type of questions that UPSC did ask related to the current affairs. देखिए, करंट के जो मुद्दे हैं वो हमें काफी अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। इश्यूज जो हैं वो चलते रहेंगे, उन पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो टेक फॉर एग्जांपल, इन द रीसेंट टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट वाज इन न्यूज, चल रहा था, डिबेट चल रही थी वहां पे। क्वेश्चन माइट बी देयर दिस ईयर, इफ नॉट नेक्स्ट ईयर। Likewise, we had this particular news related to अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अभी थोड़े टाइम पहले भी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस न्यूज में रहा था, ओके, और बाकी पुराने टाइम पे भी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस न्यूज में रहा था। सो यूपीएससी डिड आस्क दिस क्वेश्चन इन मेंस 2017. At that time, this was a debate that was going on. There was a straightforward question on that particular debate, related to that particular debate. So you need to have an insight about that particular issue. मुद्दा क्या था, आपको अच्छे से कवर करना है। ये करंट के साथ लिंकेज आपको डेवलप करना पड़ेगा। देन इफ वी सी द रिक्वायरमेंट फॉर योर मेंस एंड द प्रीलिम्स, दैट हाउ दे आर डिफरेंट, तो यहां पे आपके सामने एक प्रीलिम्स 2019 का सवाल है। इट इज सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपसे कुछ बातें पूछी गई हैं रिलेटेड टू 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन द सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेटेड टू दैट। ओके, इफ यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, यू हैव रेड इट, you will be able to answer it. No complexity in this part here. Look at this particular question here. Now, the question is around whether the Supreme Court judgment can settle the political tussle between Lieutenant Governor and the elected government of Delhi. The issue is not dead. In 2023, the same debate is going on. ये 2018 मेंस में क्वेश्चन इस पे पूछा जा चुका है। तो हमें पता क्या लगा? Here UPSC will be testing your knowledge, factual, how much
Do you know about your constitution? The conceptual clarity related to the terms that are there in our constitution, that information they are asking. Then in this particular question, the demand is somewhere around an issue that was prolonging, और ये बिल्कुल करंट का मुद्दा था जो सवाल यूपीएससी ने आपसे किया है। तो यहां पे हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। अब देखिए, ये इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा होगा, 2017 का जजमेंट था ये, आपकी लक्ष्मीकांत में ये अपडेट नहीं हुआ था। तो ये आपने करंट के अंदर द हिंदू में बहुत सारे एडिटोरियल्स आए होंगे, वहां से आप अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, वहां से आप एक आउटलुक डेवलप करोगे, वहां से आप इश्यूज को नोट डाउन करोगे कि दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में प्रॉब्लम क्या चल रही है, एंड यू विल बी लुकिंग इनटू द सॉल्यूशंस टू दोस प्रॉब्लम्स एज वेल। उनका क्या समाधान होगा, वो यहां पे रिक्वायरमेंट है। दे वांट यू टू डिस्कस द पर्टिकुलर इशू एंड देन टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, एंड हाउ मच अंडरस्टैंडिंग यू हैव ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट वाज देयर इन न्यूज, ये एक रिक्वायरमेंट है। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। देन लेट्स लुक इनटू द सिलेबस पार्ट ऑफ योर इंडियन पॉलिटी। सो फर्स्ट थिंग इज दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज इंडियन पॉलिटी? पॉलिटी होती क्या है? पॉलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स। वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू, इन पॉलिटी वी डिस्कस अबाउट पीपल, how people can stay together, how they can explore the solutions to their problem. What are their problems? Government is there as a tool to govern the people. नहीं तो लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे, अनार्की हो जाएगी। आप नहीं चाहते एक कि अनार्की का वातावरण हो वहां पे, तो आपने एक सिस्टम डेवलप किया, that was polity, that people will be discussing, people will come out with the solution, people will give authority, everything is related to the issues related to mankind. तो इनको लगा कि भाई ठीक है, ऐसे तो नहीं चलेगा, हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, हम लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, जेंडर, एज ग्रुप, सबके मुद्दे अलग अलग हैं, सबकी डिमांड अलग अलग है, आप उन डिमांड्स को कैसे एड्रेस करोगे? तो ठीक है, दे सेड दैट देयर इज अ सिस्टम दैट नीड टू बी, यू कैन से डिवॉल्व्ड, और ऐसा ही एक सिस्टम डिवाइस हुआ यहां पे पॉलिटी नाम का, जिसके अंदर ये सिस्टम बना कि भी इस पॉलिटी के अंदर एक होगा कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वी रेफर एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। एक डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से हम चलेंगे। द वैल्यूज, द प्रिंसिपल्स, द आइडियोलॉजीज दैट वी विल बी फॉलोइंग विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हियर। सरकार बनाई जाएगी, गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा होगा, दैट विल ऑल्सो बी रेफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने डिपार्टमेंट होंगे, किस टाइप का सिस्टम होगा, क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा या पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा? हमारे यहां पे हम प्रधानमंत्री चूज करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में दे चूज देयर प्रेसिडेंट। फ्रांस हैज हाइब्रिड मॉडल, दे हैव डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टली इलेक्टेड president. So it is as per the suitability that in your country which system is better. इंडिया के अंदर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया, तो क्यों किया? दैट विल बी द डिबेट। देन फीचर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, what are the features that will be included in the constitution? Here we have different people in our society, different caste group, different gender, different, you can say there is tribal identity, ethnicity भी different है हमारी, caste हमारे यहाँ पे different है, अलग अलग religion है यहाँ पे। तो ऐसे में सबकी प्रॉब्लम्स एड्रेस करनी जरूरी है और सबके कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स भी अलग अलग है।
कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको कंसेंसस बनाना पड़ेगा, ट्राइबल्स की कुछ डिमांड होगी, जनता की कुछ और डिमांड होगी, मतलब नॉन ट्राइबल्स की डिफरेंट, यू कैन से रिलीजन, a particular section of the religion can demand something, other can demand anything. So you have to settle those debates in your constitution. कोशिश ये रहती है कि जितनी भी हमारी सामाजिक सोशल इश्यूज या उससे रिलेटेड जो डिबेट्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेटल हो जाए, एंड इफ नॉट पॉसिबल देन एटलीस्ट सम फ्यूचरिस्टिक प्रोविजन इज देयर कि जो प्रॉब्लम आज सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, एक विजन ऐसी भी बनाई जाएगी कि मे बी इन 30 years 40 years और ओवर द टाइम ग्रेजुअली योर कॉन्स्टिट्यूशन विल डायरेक्ट द पीपल ऑफ दिस कंट्री so that that problem can be resolved over the generations. तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, it is not just about the present, it has the reflection of the past and it has the vision for the future. पास्ट के लिए यहां पे रिफ्लेक्शन होगा कि भाई ब्रिटिशर्स के से हमने क्या क्या सीखा, तो पास्ट का रिफ्लेक्शन भी आ जाता है और फ्यूचर का विजन भी आता है कि भविष्य में आप क्या करेंगे, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अचीव करना चाहते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट, यू कैन से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, द क्रिएटर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट वाज देयर विजन, कैसा इंडिया वो देखते थे से 75-76 साल पहले. ओके, सो दिस थिंग विल बी देयर. देन इफ वी सी द ब्रॉडर सिलेबस, we will be touching upon each one of these particular syllabus component in slide detail. अभी डिटेल में चलेंगे. So these two slides will be mentioning about different, you can say, syllabus components. Okay, polity और governance का दोनों का साथ में है ये. So here you can say there is this topic, Indian Constitution, historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions and basic structure. ये सवाल, ये टॉपिक है यहां पे. अब देखिए प्रीलिम्स के अंदर, अब मैंने आपको पहला क्या समझना है कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का मतलब है हिस्ट्री के अंदर कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है. तो ब्रिटिशर्स से भी हमने कुछ सीखा होगा यहां पे. सम फीचर्स दैट वी गॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी गॉट इट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, मतलब वो फीचर्स ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही आ चुके थे. कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ कानून थे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने रेफर किए. वंस दैट पर्टिकुलर लॉ वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसका अच्छा खासा रिफ्लेक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहा है. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे स्टडीड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, अच्छे से उनको स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग दे केम अप विद द कंक्लूजन कि हमारे लिए ये फीचर इस डॉक्यूमेंट से हम लेंगे क्योंकि वो ट्राइड एंड टेस्टेड है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये हमारे कंट्री में ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने. वहां से जो पॉजिटिव हम ले सकते थे हमने लिया. ग्रेजुअली वी स्टडीड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस एंड वी गॉट व्हाटएवर वाज गुड, वी गॉट इट फ्रॉम देम. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अच्छा सब कुछ हमारे लिए ले लिया. एंड देयर इज नो हार्म इन दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट. यू हैव टू लर्न फ्रॉम द अदर्स एक्सपीरियंसेस. दूसरों के एक्सपीरियंस से समझना में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एक डॉक्यूमेंट था जो हमने रेफर किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने. एंड देयर इज दिस प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. अब देखिए दिस प्रीलिम्स विल बी आस्किंग अबाउट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. तो दे आर आस्किंग अबाउट कि भाई फेडरेशन एस्टेब्लिश हो गई, रेजिड्यूरी पावर किसको दी गई थी. सीधा साधा सवाल है, फैक्चुअल है, आप पढ़ेंगे इस चीज के बारे में, you will get an answer. Now look at the different type of question that was there in your mains. Same topic है और यहां पे मेंस में सवाल किया इन्होंने, did the government of India Act lay down the federal constitution? तो सवाल किया आपसे इशू को लेके, इंडियन फेडरलिज्म को लेके. सवाल यह था कि क्या
हमारे यहां पे हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. फेडरल का मीनिंग क्या होता है? दैट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके, यू हैव डिवाइडेड द पावर. गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं और वहां पे आपने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डिफाइन कर दी है, आपने डिवाइड कर दी है. आपने फंक्शन डिफाइन कर दिए हैं, फंक्शन डिवाइड कर दिए हैं कि कौन से मुद्दे आपकी यूनियन गवर्नमेंट संभालेगी और कौन से मुद्दे आपकी स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी. ओके, काम डिवाइड कर दिया आपने. कुछ मामले यूनियन को दिए गए कि आप यूनियन जी ये देखेंगे, जैसे कंट्री का डिफेंस, इंटरनेशनल पॉलिसी, वो यूनियन देखती है. स्टेट गवर्नमेंट, हेल्थ, स्टेट पुलिस, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है. लॉ एंड ऑर्डर हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है. तो ये काम हमने डिवाइड किए. नाउ दिस वाज द आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम कि भी अलग अलग लेवल पे आपने पावर्स अथॉरिटीज डिवाइड कर दी है. तो इन्होंने ये कहा कि बताओ कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये सिस्टम बना है, क्या हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाए थे? कुछ फीचर्स लेके आए, कुछ फीचर्स नहीं लेके आए. कुछ फीचर्स हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने खुद एक तरीके से डिजाइन किए हैं. तो ये सवाल यहां पे किया गया. अच्छा, कुछ फीचर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले से ही थे. इट वॉज नॉट जस्ट वन डॉक्यूमेंट, उससे पहले से भी तो सिस्टम चल रहा है. वहां से हमने कुछ सीखा है, मुगल्स से कुछ सीखा है, अशोका से कुछ सीखा है, मौर्य से कुछ सीखा है, चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ सीखा है. तो वो सारे जो हमारी एंसेस्ट्रल जो ज्ञान है, हिस्टोरिकल जो नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसका भी तो रिफ्लेक्शन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आना था. इट वॉज नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर डोमेन कि भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 यूं का यूं हमने कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं था. तो डिबेट यू हैव टू एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर वे. देन देर इज these topics, these particular features are there in your constitution कि भी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है. पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने अडॉप्ट किया है. फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पे. फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेक्युलरिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब ये जो टॉपिक्स यहां पे आप देख रहे हैं, देर इज अ सेपरेट डिबेट एसोसिएटेड विद ईच वन ऑफ देम. हर एक पर्टिकुलर मुद्दे की अपनी अपनी अलग पैरेलल डिबेट है, जिसको हमने डिटेल में जाके कवर करना होगा. कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे जुडिशरी का, इसमें डिबेट और लंबी चलेगी, बहुत अंदर तक हम जाएंगे. जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, प्रोविजन है, दैट आइडिया यू कैन इजिली गेट फ्रॉम योर लक्ष्मीकांत, बट लक्ष्मीकांत विल नॉट आंसर द इश्यूज एसोसिएटेड इन दिस. डिबेट्स चल रही होंगी. You have to prepare those debates specifically from your mains perspective. Fundamental rights, fundamental duties. Regularly, UPSC is asking questions. कुछ नया चेंज आया होगा. अब जैसे right to privacy. Now it was in news. Right to privacy, it was declared to be a fundamental right. The question can be around that. उसके अराउंड क्वेश्चन चलेगा. Okay. Then there are other rights. Say Article 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, that gives us right to live with dignity. Regularly it will be there in news. Regularly debates will be there around this particular, you can say, article. उससे रिलेटेड क्या डिबेट चल रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी और हम उसको अच्छे से कवर करेंगे. फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड डिबेट चलेंगी. फेडरल सिस्टम, हमने कहा कि हमने स्टेट और यूनियन के बीच में पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया है. लेकिन फिर यह लिख रहा है कि भाई यूनिटरी बाइज्ड है. हमारे यहां पे यूनियन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है. ठीक है जी, यूनियन थोड़ा स्ट्रांग है.
मोदी जी थोड़े स्ट्रांग है, मतलब इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. इज इट सो? डिबेट इज इट देन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. और यह भी एक इल्जाम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे लगा कि हमने कुछ नया नहीं दिया. वो कहते हैं कि हमने तो जी कॉपी कर लिया डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग प्रोविजन हम लेके आए. आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग. देयर इज नो हार्म इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स. दूसरों के एक्सपीरियंस से समझने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड नहीं कर सकते. मतलब अमेंडमेंट डिफिकल्ट है. कितनी डिफिकल्ट है? कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आसानी से फ्लेक्सिबल है इतना कि इजीली अमेंड हो सकते हैं. कुछ काफी डिफिकल्ट होंगे अमेंड करने को लेके. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अमेंडमेंट मींस चेंजेस लेके आना कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ चीजें बहुत हम लोग आराम से कर लेते हैं उसको अमेंड. कुछ में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है. सो दीज थिंग्स आर देयर. दिस इज द डिबेट. देन there is this topic, functions responsibilities of union states, issues related with this. फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे क्या इशू है? डेवोल्यूशन ऑफ पावर को लेके क्या प्रॉब्लम है? लोकल लेवल पे कैसे प्रॉब्लम आते हैं? चैलेंजेस क्या आते हैं? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमने बता दी जी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम जो है वो अलग अलग हमने डिफाइन किया. काम अलग अलग कैसे डिफाइन किया? 7th schedule of our constitution. Now it has 3 lists. एक यूनियन लिस्ट बनाई, एक स्टेट लिस्ट बनाई और एक कंकरेंट लिस्ट बना दी यहां पे. ठीक है. इसमें कुछ एक सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए. सब्जेक्ट्स मतलब एरियाज भी. इन मुद्दों पे जो है यूनियन काम करेगा, इन मुद्दों पे स्टेट काम करेगा, इन मुद्दों पे दोनों बना सकेंगे. कंकरेंट मतलब स्टेट भी उसके ऊपर कानून बना सकेगा या उसको एक्सरसाइज कर सकेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकेगा. जैसे कि एजुकेशन है. ठीक है. तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में पड़ता है. अब आपको सेंटर के नवोदय विद्यालय वो भी मिलेंगे, आपको स्टेट के भी मिलेंगे आपको. ठीक है. दोनों ही बना सकते हैं. अच्छा, यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, सेंटर की यूनिवर्सिटी भी है. पंजाब यूनिवर्सिटी सेंटर, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर. ठीक है. बाकी हमारे स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं. सो वी हैव डिवाइडेड. एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है. पुलिस तो हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, इट्स अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट. यूनियन, डिफेंस ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इट्स अ सेपरेट यूनिट टू डील विद इंडियन डिफेंसेस. बॉर्डर को सिक्योर करना है. सो इस तरीके से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी है. फाइनेंसिस को लेके अक्सर डिबेट होती रहती है. स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ एरियाज में अपने फाइनेंसिस अरेंज कर पाते हैं, कुछ एरियाज में यूनियन गवर्नमेंट एक्ट करेगी, कुछ में दोनों के दोनों ही एक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अभी आजकल हमारे यहाँ पे जीएसटी लगा हुआ है, जीएसटी का सिस्टम है, तो उसने भी थोड़े बहुत फाइनेंसिस चेंज किए हैं. सो डिबेट्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स, ये डिबेट रेगुलर चलती है और उससे से रिलेटेड सवाल यूपीएससी भी करता है. अच्छा, अब ये आपके सामने है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? क्या इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है? सिंपल सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब स्टेट और यूनियन को लड़ना नहीं चाहिए. दे शुड कोऑपरेट विद ईच अदर. हमारे कंट्री की डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट दे आर वर्किंग एज अ टीम. अलग अलग काम करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी आपकी डेवलपमेंट. सो यूनियन, मोदी जी बाहर गए एंड वो इन्वेस्टमेंट लेके आए. ठीक है जी. अमेरिका, यूरोप, अलग अलग कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लेके आए. अब जो लैंड है, लैंड, जमीन, इट इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट.
जमीन को अलॉट करवाना, फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट तो बाहर से आ रही है, लेकिन फैक्ट्री जमीन पे ही लगेगी ना. यू रिक्वायर अ लैंड फॉर दैट, एंड दैट अरेंजमेंट हैज टू बी डन एट द लेवल ऑफ स्टेट. सो देयर दे हैव टू वर्क एज अ टीम. एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा आम जनता का. तो ममता दीदी और मोदी जी के बीच में थोड़े डिफरेंसेस हैं, और मुद्दा भी ऐसा ही बनता है कि मोदी जी ने परेशान कर दिया. मतलब ऐसा बोला जाता है, मैंने कहा नहीं, डायरेक्टली परेशान नहीं किया होगा. आई शुड नॉट, यू कैन से डायरेक्टली होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, बट आई विल से कि भी एक मुद्दा यह बनता है कि भाई सीबीआई का यूज किया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक सेंट्रल यूनियन की एजेंसी है वो. उससे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को सवाल के लिए बुलाते हो, वो स्टेट गवर्नमेंट के लीडर परेशान हो जाते हैं. सो दैट बिकम्स एन इशू हियर. वो एक इशू है, एक प्रॉब्लम है दोनों के बीच में, वो डिस्कस किया जाता है. ओके, देन यू कैन से इफ वी आर नॉट वर्किंग एज अ टीम, तो डिफरेंसेस हैं तो फिर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा. अब सीधा एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ दिल्ली. Delhi government is always in, you can say, fighting mode with the, either with union or with the lieutenant governor there, LG के साथ हमेशा differences रहते हैं. Now in this particular scenario, how can we go ahead? ऐसे सिनेरियो में कैसे आगे बढ़ा जाएगा? क्या दिल्ली के लोग इसकी प्राइस नहीं पे करेंगे? बिकॉज गवर्नेंस तो उन्हीं को ही, मतलब वही लोग इंपैक्ट होंगे ना अगर गवर्नेंस खराब होती है. ब्यूरोक्रेट्स अगर अपना काम नहीं करेंगे तो फिर दिल्ली की जनता का ही नुकसान होगा. सो ये प्रॉब्लम आती है जब दोनों यूनिट्स साथ में मिलकर काम ना करें. लेकिन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमें चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया हुआ है. यहाँ पे 3 टियर स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे. लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं हमारे यहाँ पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, अर्बन लोकल बॉडीज हैं. देयर डिबेट्स, इश्यूज रिलेटेड विद दीज पर्टिकुलर, यू कैन से, स्ट्रक्चर्स दैट आर देयर, इनके मामले, इनके मुद्दे, ये भी आपके सिलेबस के अंदर होते हैं. इनकी प्रॉब्लम्स. देन वी हैव दिस आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. अब सेपरेशन ऑफ पावर हमने क्या किया हमारे यहां पे, दिस आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इट वाज प्रपोज्ड बाय, यू कैन से, फिलोसोफर और स्कॉलर मोंटेस्क्यू. अब ये कहते हैं कि जुडिशरी का काम अलग है, पार्लियामेंट का काम अलग है. पार्लियामेंट आप बोल सकते हैं इट इज लेजिस्लेचर. ओके, देयर वर्क इज टू मेक लॉज, कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है. देयर इज दिस एग्जीक्यूटिव, देयर वर्क इज टू इंप्लीमेंट द लॉ, उस कानून को इंप्लीमेंट करना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना. जुडिशरी, their work is adjudication, एडजुडिकेट करना, ये श्योर करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं. ये काम जुडिशरी का है कि भाई एग्जीक्यूटिव के जो भी एक्शन है, वेदर दोज एक्शंस आर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, वेदर दोज लॉज आर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. ये मामला कौन डिसाइड करेगा? आपका जुडिशरी डिसाइड करेगी. इन्होंने कानून बना दिया, इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, अब दोनों काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जुडिशरी देखेगा. साथ साथ आपके और मेरे मामले, क्रिमिनल रिलेटेड इश्यूज, एक विक्टिम है, दूसरा एक्यूज्ड है, उसकी सुनवाई, दैट इज कॉल्ड, मींस एडजुडिकेशन प्रोसेस. दैट इज ऑल्सो डन एज पर द लॉ. कानून के तहत ही होता है सारा सिस्टम हमारे यहाँ. सो ये इस तरीके से वी डिवाइडेड द वर्क, वी डिवाइडेड द पावर्स. अब एक बैलेंस मेंटेन होता है. कभी कभी क्या होता है कि ये हावी हो जाता है, या ये हावी हो जाता है, या ये हावी हो जाता है. मींस दे स्टार्ट एक्सपेंडिंग देयर अथॉरिटीज, एंड व्हेन दे एक्सपैंड देयर अथॉरिटीज, डेफिनेटली दैट बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड. वो जो डिस्टोर्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा गवर्नेंस के अंदर. अगर जुडिशरी हावी हो गई लेजिस्लेचर में या एग्जीक्यूटिव के ऊपर, तो वो उतना ठीक नहीं होगा. जजेस, दे डोंट नो द निटी ग्रिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन.
कि ग्राउंड की समस्या क्या है, जरूरी नहीं है इनको पता हो। तो इसके लिए तो आपके पास एक आईएएस ऑफिसर, एक एक्सपर्ट है जिसने सारी उम्र यही काम करना है। So you have to understand that how and why do we have this provision of separation of power? Again, conceptual thing related to this question prelims का, और मेंस में भी ऐसे तरीके से ही सवाल किए जाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, ठीक है, कि स्ट्रिक्ट नहीं है, डज नॉट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन। तो वो मामला और वो मुद्दा। देन देर इज दिस, मैंने आपको ये बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा हमारा खुद का नहीं है। मतलब हमने क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करते करते वी स्टडीड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। सो हियर इज द कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन लर्न? कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें हम अच्छे हैं, कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिसमें हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो दूसरा कौन सा कंट्री उसे अच्छे से कर रहा है, हम वहां से क्या सीख सकते हैं। that debate associated with these things। अब जैसे इन्होंने सवाल किया कि भी इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट क्यों है वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म से। दो मुद्दे पूछ लिए। 2018 इंडिया एंड यूएस, टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। बेसिक टेनेट्स क्या है? कुछ टेनेट्स ओवरलैपिंग होंगे, कुछ टेनेट्स डिफरेंट होंगे, वो आपको वहां पे आंसर में प्रोड्यूस करना होगा। एक तरीके से कंपैरिजन है दोनों सिस्टम्स का। सो द क्वेश्चन दे डिड आस्क। देन वी हैव दिस another topic, that is parliament and the state legislature, their structure, conduct of business, power, privileges associated। कैसे पार्लियामेंट चलेगा, पार्लियामेंटेरियंस की क्या क्या प्रिविलेजेस होंगी। स्टेट लेजिस्लेचर, हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसके अंदर आपके एमएलए बनते हैं, उनके पास क्या पावर्स है, उनके पास क्या अथॉरिटीज है, उनके पास क्या प्रिविलेजेस है, उन मुद्दों को यहां डिस्कस किया जाएगा। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दोस थिंग्स, किस वजह से ये न्यूज में रहता है। हियर इज दिस क्वेश्चन, मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि क्या मेन एडवांटेज है इसका। कंसेप्चुअल है चीजें यहां पे। इधर यहां पे पूछ लिया कि भी इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का रोल डिक्लाइन हो रहा है, यहां पे सब अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात सुनते हैं। तो वो एक इश्यू है जिसपे क्वेश्चन किया गया है, एक प्रॉब्लम पे सवाल उठाया गया है और उसका सॉल्यूशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव दिस टॉपिक, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। कैसा इनका स्ट्रक्चर रहेगा, उनके इश्यूज क्या क्या होंगे, पावर्स, जैसे ये जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड प्रोविजन पे सवाल किया है इन्होंने। ओके, जुडिशरी के कुछ जजमेंट्स आए हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन किया गया है, और डिजाइन इन द सेंस कि भी आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बेसिक सिस्टम होगा, बेसिक ईथोस होंगी, those are there in the basic structure and you can't change it। So debate associated with that, issue related to that, the question has been asked। judicial system, high court, supreme court, district court, subordinate you can say judges that are there। तो इनके मामले जुडिशरी के इश्यूज क्या होंगे, इतने सारे केसेस कैसे पेंडिंग है, टाइम पे हम लोग क्यों नहीं अपॉइंटमेंट कर पाते जजेस का, क्यों अक्सर ये न्यूज में रहता है, दैट टाइप ऑफ थिंग। देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, डिबेट एसोसिएटेड विद दिस। कैंडिडेट कौन बनेगा, कैंडिडेट के ऊपर क्या क्या मतलब रेस्ट्रिक्शन लगेंगे, कैंडिडेट को क्या क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स दैट आर मेंशन्ड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। डिबेट रिलेटेड टू दिस थिंग, उससे रिलेटेड मामला है यहां पे इन्होंने पूछा है इन्होंने। देन वी हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड पोजीशंस, उनसे रिलेटेड डिबेट। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मामला क्या चल रहा है, अभी भी चल रहा है न्यूज में, अभी भी लेटेस्ट ये करंट की न्यूज है जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन। दैट न्यूज इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ
यू कैन से इलेक्शन कमिश्नर्स, कि कैसे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, कैसे सिलेक्ट करोगे आप, वो पूरा मामला यहां पे। कितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, दैट पर्टिकुलर डिबेट। देयर इज अनदर, यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, UPSC, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसे काम करेगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, डिबेट एसोसिएटेड विद दोज थिंग्स। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस अदर क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्वाजी मतलब जो जुडिशरी का भी काम करे, साथ साथ एग्जीक्यूटिव का भी कुछ वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो, या कुछ एक एग्जीक्यूटिव वाला काम भी करे, तो क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज, दोज बॉडीज एसोसिएटेड और फॉर्म्ड बाय लॉ, कानून के तहत बनाई गई, वो कानून जो आपके पार्लियामेंट ने पास किया है या आपके स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है। रेगुलेटरी बॉडीज, जिनका काम करना है रेगुलेट करना। हमारे यहां पे एब्सोल्यूट फ्रीडम किसी को नहीं दे सकते आप, ना तो इंडिविजुअल को दे सकते हो, ना कंपनी को दे सकते हो। तो टेलीकॉम सेक्टर अगर हम उठाएंगे तो आपको एक रेगुलेटरी बॉडी मिलेगी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, डिबेट्स एसोसिएटेड विद देम, इनके मुद्दे, इनके इश्यूज, स्पेसिफिक प्रोविजंस। देन वी हैव द गवर्नेंस कंपोनेंट। अब यहां पे बात आती है कि भाई आपको गवर्नेंस प्रोवाइड करनी है, ओके। गवर्नेंस शुड बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की डेवलपमेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा, लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दिस, ये गवर्नेंस अपना बेस्ट तब परफॉर्म करेगी व्हेन देयर इज अ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जब वहां पे जनता खुद ब खुद सरकार को किसी भी स्कीम को इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करवाएगी, उस स्कीम का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। तो टेक एग्जांपल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। अब ये सक्सेस क्यों दे पाई है? बिकॉज ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या प्लेटफॉर्म होंगे जिस पे पब्लिक पार्टिसिपेट कर पाएगी? जनता खुद भी आ सकती है, वो एक सिविल सोसाइटी बना के काम कर सकती है, वो एक NGO बना के काम कर सकती है, उनसे रिलेटेड मामले, उनसे रिलेटेड इश्यूज, दोज डिबेट्स। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी क्यों होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी क्यों होनी चाहिए? व्हाट आर द टूल्स दैट आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपेरेंसी? कैसे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाओगे आप ई गवर्नेंस का यूज करोगे, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, आप इंटरनेट का यूज करोगे, सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है। सरकारी जो इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट इंटरनेट पे रिलीज करती है अपनी वेबसाइट के, वो चीजों को छुपाना पसंद नहीं करते हैं। आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, कोई भी सरकारी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, आप एक RTI एप्लीकेशन दे सकते हैं। इश्यूज एसोसिएटेड विद दीज थिंग्स। ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए? क्या हम सब कुछ पब्लिक डोमेन में डाल दें, सब कुछ ही जनता को बता दें, या कुछ चीजें छुपा के भी रखनी चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर, डिबेट एसोसिएटेड विद दीज थिंग्स। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब सवाल करना, कि आंसरेबिलिटी फिक्स करना, कि भाई ये डिपार्टमेंट को ये काम दिया गया था, उन्होंने काम किया कि नहीं किया है, ये उनकी आंसरेबिलिटी, आप सवाल करोगे उनसे। तो अकाउंटेबिलिटी की आपने, क्या जरूरत से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी भी ठीक होती है?
ऐसे तो नहीं हो जाएगा दैट यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस और आपने ओवर अकाउंटेबिलिटी कर दी, जरूरत से ज्यादा उनको सवाल कर लिए, दैट ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने डिसीजन लेना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम डिसीजन लेंगे तो गलती होने के चांसेस हैं, हम डिसीजन ही नहीं लेते। दैट्स द प्रॉब्लम। डिबेट्स रिलेटेड टू दैट। अब करप्शन है हमारे यहां पे एक मुद्दा। करप्शन क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं गड़बड़ अकाउंटेबिलिटी की हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ढंग से नहीं चल रही है, काम नहीं हो रहा है उसमें। तभी तो बिना डरे जो करप्ट है वो और यू कैन से आगे जाके करप्शन कर रहा है, बिकॉज वी आर मिसिंग ऑन दीज पर्टिकुलर डोमेन्स। सो उसके क्या सॉल्यूशन होंगे, हाउ यू विल बी गोइंग अहेड विद दोज थिंग्स, हाउ यू विल सोल्व दोज पर्टिकुलर इश्यूज, वो सारे मामले यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ योर यू कैन से सिलेबस कंपोनेंट। देन you are preparing for this particular exam to be a part of civil services। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी, कैसा इनका रोल रहा है, डिड दे प्रोवाइड स्टेबल गवर्नेंस, क्या हम इनको नकार सकते हैं? इफ मोदी जी सेज दैट वी वांट टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, इस टाइम तक हमें डेवलप्ड बनना है, विल इट बी पॉसिबल विदाउट यू कैन से इंप्रूविंग योर एडमिनिस्ट्रेशन? अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करे बिना क्या आप डेवलप्ड हो जाओगे? बिकॉज देयर दिस रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इज वेरी क्रिटिकल इन द पास्ट एज वेल। हमारा देश एक स्टेबल डेमोक्रेसी है, इसे बनाने में हमारे सिविल सर्वेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। वट एवर डेवलपमेंट दैट वी हैव अचीव्ड, इट इज देयर, यू कैन से यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं इनमें, सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, डिबेट्स एसोसिएटेड विद दोज इश्यूज, दैट इज पार्ट ऑफ योर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। So this is the broader picture of your polity governance component, and you have to prepare it, you have to link it with the newspaper, you have to understand the present debates that are going on. This is how you prepare for your polity governance component. Collectively, if you see from your prelims perspective, it is definitely quite important, a very decisive component. And not only that, from the mains perspective as well, if you see, the weightage will be somewhere around in totality 180 marks. 250 में से 180 marks आपका polity governance से cover होने वाला है. So it's a quite important component. With understanding, you can really fetch good marks in these particular topics, in these particular components. So that's it. Thank you very much.